गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जान रहे थे। तो शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट में हमने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जाना था। तो उसमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम विद्यालय शिक्षा के विशेष संदर्भ में राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है कि शैक्षिक प्रबंधन यानी कि शिक्षा की एक व्यवस्था करना, शिक्षा का आयोजन करना, कि विद्यालय में शिक्षा का आयोजन किस तरीके से किया जाता है, कि विद्यालय में उसकी प्लानिंग पूरी योजना कैसे बनाई जाती है, प्रबंधन में ऐसे कौन कौन से सदस्य बैठते हैं जिसके द्वारा शिक्षा की पूरी आयोजना, पूरा प्रबंध किया जाता है। ये शैक्षिक प्रबंधन एक शैक्षिक व्यवस्था होती है जिसके द्वारा शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करने के लिए छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की व्यवस्था की जाती है, जिसमें सभी नियमों को क्रियान्वित किया जाता है और उसे पूरी योजना के साथ लागू किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग में विभिन्न व्यवस्था से संबंधित परिभाषा के आधार पर हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से विभाग होते हैं जिसके द्वारा ये कार्य संपूर्ण किया जाता है, कि प्रबंधन में ऐसे कौन कौन से सदस्य बैठते हैं जिसके द्वारा ये पूरी योजना लागू की जाती है। तो फर्स्ट है विभाग, यानी कि विभाग में ये बताया जाता है कि एक विभाग गठित किया जाता है, शिक्षा विभाग। तो राजस्थान में भी एक शिक्षा विभाग गठित है जिसमें अलग अलग सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इस विभाग के द्वारा ही शिक्षा संबंधी समस्त कार्यों की नीति की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके द्वारा विद्यालय का संगठन किया जाता है। इन संगठनों के आधार पर ही हम एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित करते हैं। ये विभाग ही हमें मार्गदर्शन का कार्य कर दिखाते हैं, ताकि हमें इन विभाग द्वारा गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरीके की रूपरेखा निर्धारित करनी चाहिए शिक्षा के लिए और विद्यालय के लिए, कि विद्यालय में क्या क्या कार्य होने चाहिए, उसमें शिक्षकों के लिए क्या कार्य होने चाहिए, छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी क्या कार्य होने चाहिए, उसमें उपस्थित कर्मचारियों के लिए क्या कार्य होने चाहिए, संस्था का संस्थापक कौन होता है, वो विद्यालय किससे संचालित होता है आदि। इस तरीके के सारे कार्यों की रूपरेखा, सारा ब्यौरा इन विभागों द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है दूसरा पॉइंट है हमारा निदेशक, यानी कि शिक्षा विभाग को चलाने के लिए शिक्षा निदेशक का नियुक्त किया जाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये केंद्र से भी संबंधित होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, और राज्य सरकार इन निदेशक यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति द्वारा इन्हें शिक्षा निदेशक का कार्य सौंपा जाता है। तो शिक्षा निदेशक एक ऐसे सदस्य होते हैं जो कि उन्हें पूरे राज्य से संबंधित शिक्षा के लिए विद्यालयों की जो भी रूपरेखा होती है, जो भी शिक्षा संबंधित संगठन होता है, उसका सारे कार्यों की रूपरेखा, पूरा विस्तृत विवरण इन निदेशक द्वारा तय किया जाता है। फिर है हमारे अभिभावक, यानी कि शिक्षा निदेशक के बाद जो विद्यालयों का संगठन किया जाता है, तो विद्यालयों में शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, इनके अलावा अभिभावकों को भी पूरा रोल होता है, उनकी भी पूरी भूमिका होती है कि अभिभावक ही उन सारी कार्यों को देखकर अपने बच्चों को वो विद्यालय में भेजने में सक्षम होते हैं। उन्हें विद्यालय के कार्यों की, विद्यालय के शिक्षकों की, विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त होती है, तभी जाकर वो अपने बच्चों को इन विद्यालयों में जो अपने क्षेत्रों में जो विद्यालय निर्धारित होते हैं, उन विद्यालयों में शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजते हैं। तो अभिभावकों का भी पूरा रोल होता है कि अभिभावक अपने समय समय पर शिक्षकों से छात्रों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां चल रही है, विद्यालय में क्या क्या नवीन शैक्षिक आयोजन हो रहे हैं, विद्यालय में क्या क्या नवाचार हो रहा है। इन सब की समस्त जानकारी समय समय पर वो शिक्षकों द्वारा लेते रहते हैं। और विद्यालयों में कोई से जैसे कि 9-10 के लिए जो रमसा अभियान चलाया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो उसमें अभिभावकों की भी पूरी सहभागिता होती थी, कि उसमें अभिभावकों का भी पूरा रोल होता था कि अभिभावकों से उन्हें बच्चों के छात्रों के बारे में पूछा जाता था कि उन्हें क्या क्या कमियां हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कि उन्हें शिक्षा संबंधी है, विद्यालय संबंधी। तो उनसे जो सारी मीटिंगें की जाती है, बैठकें की जाती हैं, तो उसमें प्रधानाचार्य,
अभिभावक और शिक्षक सभी मिलकर कार्य की जो भी समस्या होती है उनका समाधान करते हैं। तो इसलिए इस शिक्षा विभाग में अभिभावकों का भी अच्छा रोल होता है, अभी पूर्ण सहभागिता मानी जाती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो भी विद्यालय निर्धारित किए जाते हैं क्षेत्रों में, और कोई से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर दूर के क्षेत्रों से आते हैं, तो उन्हें शिक्षा अर्जित करने के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। तो छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें छात्रावास की पूर्ण सुविधा के लिए एक अधीक्षक को भी नियुक्त करना होता है, जो भी शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाती है। तो छात्रावास अधीक्षक का कार्य होता है कि छात्रावास में किस तरीके की सुविधा चाहिए, उन्हें छात्रों संबंधित क्या सुविधा होनी चाहिए, और छात्रावास में हॉस्टल संबंधित सारी सुविधाओं का कार्य का भार छात्रावास अधीक्षक के ऊपर होता है कि उन्हें छात्रावास संबंधित सारे कार्यों की रूपरेखा निर्धारित करनी होती है और समय समय पर इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को भी देनी होती है। फिर निरीक्षक, हमारा फिफ्थ पॉइंट है निरीक्षक, यानी कि निरीक्षक होता है जो समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करता है, कि शिक्षक का निरीक्षण करता है कि शिक्षक किस कक्षाओं में कार्य करते हैं, छात्र छात्राएं किस तरीके से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। उन्हें कम से कम वर्ष में 2 या 3 बार विद्यालय में जाकर निरीक्षण का कार्य करना होता है। यह कार्य प्रधानाचार्य भी कर सकते हैं। अपर जिला अधीक्षक, जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, इन सभी का कार्य होता है कि उस समय समय पर जाकर क्षेत्र के जो निर्धारित विद्यालय होते हैं उनमें जाकर निरीक्षण का कार्य करें कि विद्यालय में किस तरीके की रूपरेखा चल रही है, किस तरीके का कार्य चल रहा है। फिर है हमारा व्यवस्थापक एक संस्था प्रधान भी माना जाता है, जिन्हें संस्था में क्या क्या कार्य करना होता है, क्या क्या व्यवस्था करना होती है, जैसे विद्यालय की मरम्मत, भवन निर्माण, विद्यालय में किन किन चीज़ों की कमी है, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है या नहीं है, छात्र छात्राओं के पानी की सुविधा है या नहीं है, उनकी शौचालय की सुविधा है या नहीं है, कि विद्यालय में छात्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए पर्याप्त कक्ष है या नहीं है। इन सारे कार्यों की रूपरेखा, इन सारे समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापक की पूरी जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय संबंधी सारी व्यवस्था का कार्य करना पड़ता है, और सारे व्यवस्थाओं का कार्य करने की पूरा जिम्मेदारी भी इन व्यवस्थापक के ऊपर होती है, जो कि संस्था प्रधान भी हो सकते हैं, प्रधानाचार्य भी हो सकते हैं। फिर है पब्लिक स्कूल यानी कि क्षेत्र में कि राज्य की जो जिले होते हैं, जिलों में किन किन क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल है, तो उन पब्लिक स्कूलों की व्यवस्था कैसी है, पब्लिक स्कूल क्यों चलाए गए हैं, क्योंकि वो छात्र छात्राओं के अध्ययन को अच्छे से कर सके, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजकर उनकी शिक्षा को सुचारू रूप से चालू कर सके। फिर है छात्रवृत्ति। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छात्रवृत्ति, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है कि जो छात्राएं होती हैं उनको अपने विशेष अध्ययन के लिए, जिनके परिवार में कोई समस्या हो, अर्थोपार्जन की कोई समस्या हो, तो सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, ताकि वो अपने शिक्षा संबंधी कार्य को नियमित चालू रख सके, नियमित रूप से सुचारू जारी रख सके, ताकि छात्र छात्राएं अपने अध्यापन को बीच में न रोककर नियमित रूप से लागू कर सके। फिर है स्कूल मीटिंग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल मीटिंग, यानी कि विद्यालय के संस्था प्रधानाचार्य को भी समय समय पर अपने विद्यालय में स्कूल मीटिंग का आयोजन भी करना चाहिए। स्कूल मीटिंग भी कम से कम महीने में 1 बार या फिर साल में 12 बार ऐसे कुछ मीटिंगें रखनी चाहिए, ताकि समय समय पर विद्यालय संबंधी जानकारी, छात्र छात्राओं संबंधी जानकारी, शिक्षकों संबंधी जानकारी, शिक्षा संबंधी जो भी समस्या हो, सभी की समस्याओं का समाधान किया जा सके, ताकि सभी कार्यों की रूपरेखा के बारे में भी विस्तृत विवरण उनके सामने, प्रधानाचार्य के सामने, संस्था प्रधान के सामने प्रस्तुत किया जा सके, कि उन्हें समय समय पर क्या क्या कार्य हो रहा है उसका पूरा मूल्यांकन कर सके। तो स्कूल मीटिंग के लिए सभी को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को समय, जो विद्यालय का समय होता है उसमें अतिरिक्त समय निकाल कर समय समय पर कम से कम महीने में 1 बार मीटिंग का आयोजन करना चाहिए।
फिर है माध्यमिक स्कूल, यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक स्कूल यानी शिक्षा विभाग द्वारा कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं कि एक प्राथमिक है 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक है 1 से 8 तक के स्कूल, 8 तक क्लास तक के जो स्कूल होते हैं उच्च माध्यमिक स्कूल कहलाते हैं। उनके अलावा कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, कोई गाँव ऐसे होते हैं तो वहाँ माध्यमिक स्कूल नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वहाँ के छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, तो वहाँ माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था के लिए वहाँ पर पूरा विद्यालय का स्ट्रक्चर, विद्यालय की संरचना, विद्यालय की भूमि, उनका रख रखाव, वहाँ के भूमि के लिए, फिर उसके बाद विद्यालय की पूरी तैयारी के बाद उसमें शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। तो ये सभी कार्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सत्र। सत्र यानी कि पूरे वर्ष पर्यंत जो भी कार्य किया जाता है उसे सत्र अवधि कहा जाता है कि यानी कि पूरे वर्ष पर्यंत में साल की शुरुआत से वर्ष के प्रारंभ से वर्ष के अंत तक जो भी कार्यों की रूपरेखा होती है विद्यालय संबंधी, शिक्षा संबंधी, उसका सारा ब्यौरा तैयार किया जाता है। वह पहले ही तैयार किया जाता है ताकि पूरे वर्ष का ध्यान रहे कि हमें किस समय क्या करना है, यानी कि किस समय हमें अवकाश की अवधि देनी है, किस समय हमें परीक्षा आयोजित करनी है, किस समय परीक्षा का परिणाम जारी करना है, किस समय परीक्षाओं का मूल्यांकन करना है। इस तरीके से पूरे वर्ष पर्यंत का जो कार्य होता है वह सत्र के अकॉर्डिंग आता है। फिर है वृत्तिका। वृत्तिका से आशय है कि यानी कि शिक्षक और छात्र को किसी विशेष समय के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए कुछ सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है ताकि वह अपना कार्य शिक्षा संबंधी हो या उन्हें किसी तरीके से कोई भी विशेष कार्य दिया जाए उसके लिए कुछ अनुदान दिया जाता है, कुछ आय या पैसा दिया जाता है ताकि वह छात्र या शिक्षक अपना जो कार्य उसका बीच में अटक रहा हो, कार्य पूर्ण ना हो पा रहा हो, तो इस तरीके से वो कार्य पूर्ण हो सके। तो ये एक वृत्तिका के माध्यम से उन्हें कुछ अमाउंट राशि दी जाती है सरकार शिक्षा विभाग द्वारा। फिर है अवधि, यानी कि इस विद्यालय में हर कार्य के लिए एक अवधि निर्धारित की जाती है। जैसे कि विद्यालय में फर्स्ट टेस्ट होता है तो उसके लिए 1 महीने की अवधि निर्धारित होती है कि 1 महीने के कोर्स करने के बाद ये टेस्ट कराना है। फिर 2 महीने के कोर्स, 3 महीने की अवधि हो जाती है तो उन्हें एक त्रैमासिक एग्जाम देना पड़ता है, क्वार्टरली एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके लिए परीक्षा की अवधि निर्धारित की जाती है कि इस अवधि में इतना कोर्स कराना है। शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के लिए इतना पाठ्यक्रम पूरा कराना होता है और उसके हिसाब से उस टेस्ट की, उसके एग्ज़ाम की, परीक्षा की तैयारी कर सके, तैयारी का समय देना चाहिए कि इस अवधि में इतनी तैयारी होगी, इस अवधि में इतने एग्ज़ाम कराने हैं, इस एग्ज़ाम के लिए इसका परिणाम इस अवधि में होगा। तो हर कार्य के लिए कार्य दिवस की अवधि निर्धारित की जाती है। और विद्यालय में जिस तरह के शिक्षक होते हैं तो शिक्षक भी अपने कार्यों के लिए, यानी कि उन्हें कक्षा में कितने अवधि के लिए जाना है, 40 मिनट की अवधि, 30 मिनट की अवधि उन्हें, और उसके साथ साथ शिक्षा का कार्य करने के अलावा उन्हें सहशैक्षिक कार्यों के लिए भी समय निर्धारण करना पड़ता है कि उन्हें साथ में बच्चों को, छात्र छात्राओं को करिकुलम एक्टिविटी यानी सहशैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी समय देना होता है कि किस समय किस तरीके का कार्य करना होता है। इसके लिए पूरा टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है कि शिक्षक का अलग टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है, छात्र छात्राओं की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के हिसाब से अलग टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है। फिर है मॉडल स्कूल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा विभाग द्वारा मॉडल स्कूल भी तैयार किए जाते हैं। तो मॉडल स्कूल भी शिक्षा प्रशिक्षण के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए, उन्हें अधिक विकसित करने के लिए आजकल मॉडल स्कूल भी निर्धारित किए गए हैं। तो इन मॉडल स्कूल में जैसे कि जो पुराने कार्य अवधि चली थी, पुराने पाठ्यक्रम चल रहे थे, तो उनमें नवीन शैक्षिक विचार करने के लिए आजकल राजस्थान राज्य में एक नवीन मॉडल स्कूल भी खोले गए हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा मॉडल स्कूल खोला गया है जिसमें हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले गए हैं। तो उनमें बच्चों को अब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है क्योंकि उन्हें समय समय पर अंग्रेजी शिक्षा का भी पूरा नॉलेज हो, अंग्रेजी शिक्षा का भी पूरा ज्ञान हो, ताकि वो जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं तो वो छात्र छात्राएँ उन बच्चों के साथ खड़े रहकर वो उनके जैसे भी इंग्लिश बोलने लग जाए, उनमें इंग्लिश का विकास
विकास हो सके, डेवलपमेंट अच्छा सा हो सके, तो इंग्लिश मीडियम से बच्चों को में इंग्लिश अच्छी सी डेवलप हो सके और अंग्रेजी भाषा का अच्छा सा ज्ञान हो सके। फिर हमारा अंतिम पॉइंट आता है प्राथमिक विद्यालय। अंतर शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना कि बच्चों को जब 3 साल के बाद स्कूलों में भेजा जाता है तो उन स्कूलों में उनमें शिक्षा का क्या क्रम होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चों को खेल खेल विधि में सिखाना चाहिए, बच्चों को कलर्स के नेम, वीक के नेम, सप्ताह के नाम, ये सब अच्छे से सिखाने चाहिए ताकि बच्चे अगर पेंसिल भी अच्छे से नहीं पकड़ सके लेकिन वो ऑरली मौखिक रूप से इन सभी पाठ्यक्रमों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। वह हर कलर्स के नेम, सप्ताह के नेम, जानवरों के नेम, इस तरीके के सारे है ना जानवरों के नाम, फलों के नाम, ये सभी जानकारी उनको हो सके, वो उनका अध्ययन कर सके, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। फिर वो धीरे धीरे उच्च प्राथमिक में आ सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण करके अपना अच्छा सा डेवलपमेंट कर सके और अपना छात्र छात्राएं अपना विकास कर सके। तो इन सब शिक्षा विभाग की जो विभिन्न व्यवस्था होती है सरकार द्वारा राज्य स्तर पर, तो उसके अलावा फिर उनके अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों की भी कुछ शक्तियाँ होती है जिनके आधार पर ये सारी व्यवस्था की जाती है। तो राजस्थान शिक्षा संहिता जो 1957 में लागू हुई थी, तो जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, तो राजस्थान के संयुक्त निदेशक चतर सिंह मेहता ने सन 1984 में राजस्थान शिक्षा संहिता को हिंदी भाषा के 2 खंडों में विभाजित किया था। तो 2 खंडों में बने प्रथम अध्याय में 25 अध्याय थे जिसमें शिक्षा संबंधी सारे कार्य, विद्यालय संबंधी सारे कार्य यानी कि संस्था प्रधान के क्या कार्य होते हैं, प्रधानाचार्य के क्या कार्य होते हैं, तो विद्यालय में ऑफिशियल यानी कि ऑफिस में कार्यालय संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनमें सभी के लिए जो जो शक्तियाँ होती हैं उनको अधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियों के रूप में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट है कि जो शिक्षा विभाग होते हैं, तो शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। उन्हें वो शिक्षा निदेशक भी शिक्षा सचिव द्वारा सारे कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं और शिक्षा सचिव जो भी कार्य करता है उसकी पूरी रूपरेखा, उसका सारा कार्य शिक्षा सचिव निदेशक को देता है और निदेशक के अकॉर्डिंग ही सारे नीति नियम कानून लागू किए जाते हैं। फिर शिक्षा निदेशक के बाद में संयुक्त निदेशक होते हैं जो भी कार्यों की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं कि शिक्षा संबंधी जो भी कार्य होते हैं कि उन्हें उनके अधीन जो भी शिक्षा अधिकारी होते हैं तो उनके संबंधित उनके क्या क्या कार्य होने चाहिए, उनकी नियुक्तियां कैसे होनी चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होने चाहिए, ये सारी रूपरेखा संयुक्त निदेशक और उप निदेशक निर्धारित करते हैं। और उन्हें समय समय पर क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि उन्हें वर्ष में कम से कम कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उन्हें शिक्षण संबंधी क्या छुट्टियां रखनी चाहिए, कौन से अवकाश रखने चाहिए। तो इसके लिए निदेशक, संयुक्त निदेशक इनको 5 दिन की शिक्षण अवकाश की अवधि को लागू करने का नियम होता है। तो फिर इसके अतिरिक्त उन्हें शिक्षण जो भी निरीक्षण करने का अधिकार होता है, उन्हें शिक्षण विद्यालयों में क्या क्या कार्य होने चाहिए, इन सभी का अधिकार संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के अधिकार में होता है। फिर हमारे संयुक्त निदेशक उप निदेशक के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य आता है। जिला शिक्षा अधिकारी जो कि डीईओ ऑफिसर कहलाते हैं। तो ये हर जिले में नियुक्त होते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक डाइट की व्यवस्था होती है, जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनके प्रधान ये जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। तो इन जिले संबंधित जो भी शिक्षा संबंधित शिक्षा विभाग संबंधित सारे कार्य होते हैं ये जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। तो इन्हें जिला में शिक्षा संबंधी कार्यों की पूरी रूपरेखा, शिक्षा संबंधी कार्यों के नियंत्रण, क्या क्या नीति और नियंत्रण होते हैं, क्या क्या क्रियान्वित की जानी चाहिए, क्या क्या योजनाएं लागू होनी चाहिए, ये समस्त कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होता है। तो ये जो विद्यालयों में जो प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, इनमें क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, परीक्षा परिणाम कब लागू होना चाहिए, परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन कब होना चाहिए, परीक्षा परिणाम औसत स्तर से ऊपर होना चाहिए, परीक्षा परिणाम औसत स्तर से कम होने पर उस पर कुछ ना कुछ कार्यवाही होनी चाहिए कि परिणाम इतना कम कैसे आ रहा है। तो इसकी सारी जानकारी ये सभी जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन होती है। तो जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन भी उप निदेशक होते हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारी का समस्त कार्य को देखता है और उन्हें समय समय पर जिला शिक्षा अधिकारी को यह सूचना प्रदान करता है कि किस तरीके का क्या कार्य हो रहा है,
हमें क्या योजना बनानी है, हमें क्या कार्यों की रूपरेखा तैयार करनी है, परीक्षा संबंधी हो, प्रश्न पत्र संबंधी हो, कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए क्या क्या नवीन शैक्षिक गतिविधियाँ होनी चाहिए, क्या क्या नवाचार होना चाहिए, प्रश्न पत्र कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण कैसा करना है, ये सभी कार्य इनके अंडर में होता है। फिर है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। तो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी के समान होता है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन माना जाता है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन मान के इन्हें भी शिक्षा विभाग संबंधी जो जिला स्तर पर जो भी विद्यालय होते हैं, इनके संस्था प्रधानों की जो भी समस्या होती है वो आकर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पास आते हैं और अपने समस्या का समाधान करते हैं कि उन्हें कौन सा कार्य कैसे करना है, क्या करना है। ये सभी कार्य इन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पास होता है और उन्हें नई नई जानकारियों के बारे में अवगत कराते हैं। फिर जिला शिक्षा अधिकारी के बाद प्रधानाचार्य आते हैं। प्रधानाचार्य ऐसे हैं कि ये संस्था का प्रमुख माने जाते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण जो विद्यालय होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, इनके मुख्य भी माना जाता है। तो इनके विद्यालय और संस्था के समस्त कार्य का मुख्यमंत्री ये प्रधानाचार्य माने जाते हैं। तो इन विद्यालय महाविद्यालय में जो भी कार्य होते हैं, उनके समस्त कार्यों का नियंत्रण इन प्रधानाचार्यों के अधीन रहता है, ताकि विद्यालय में क्या कार्य किस समय पे हो रहा है, ये सारी जानकारी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य के जो अधीन जो कर्मचारी होते हैं, जो सहायक कर्मचारी होते हैं, वो उन्हें समय समय पर प्रधानाचार्य को बताते हैं। और प्रधानाचार्य ही पूरे विद्यालय का संगठन बनाए रखता है, पूरे विद्यालय की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। उन्हें पूरे विद्यालय में क्या क्या गतिविधि किस किस समय हो रही है, उसकी सारी जानकारी भी इन्हें ही होती है। फिर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान भी संस्था प्रधान कहलाते हैं। इनके कार्य भी विद्यालय संबंधी समस्त गतिविधियों की जानकारी रखना, ये भी प्रधान होते हैं। तो इन्हें विद्यालय में कोई भी समस्या होती है तो उन्हें समय समय पर उन्हें सुलझाना करना, उन्हें समस्याओं का समाधान करने का कार्य होता है। और शिक्षा संबंधी कोई समस्या हो, छात्र छात्रा संबंधी कोई भी समस्या हो, तो ये सारी समस्याओं की जानकारी भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान को होनी चाहिए। और शिक्षकों को, छात्रों को समय समय पर किस तरीके का क्या कार्य करना है, शिक्षकों का कार्य किस तरीके से निर्धारण करना है, छात्र छात्राओं को किस समय क्या विषय देना है, कौन सा पाठ्यक्रम है, उनके कार्यों की रूपरेखा, कार्यों की योजना का सारी प्लानिंग इन प्रधान के अधीन होती है। फिर ये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान भी एक तरीके से पूरे विद्यालय के प्रधान माने जाते हैं कि उस विद्यालय में क्या रूपरेखा किस तरीके से किस समय पर निर्धारित करनी है, आगे क्या योजना बनानी है, इन सभी की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान को होती है। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता और प्रोफेसर। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता और प्रोफेसर जैसे कि बीएड, एमएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो छात्र छात्राएं होती हैं, तो इनके लिए क्या रूपरेखा निर्धारित होनी चाहिए, इनके पाठ्यक्रम कैसे लागू होना चाहिए, उनको कैसे शिक्षा का अर्जन करना है, उन्हें किस तरीके से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनके लेक्चर कैसे होने चाहिए, उनके सेमिनार कैसे होने चाहिए, इन सभी कार्यों की रूपरेखा, इन सभी कार्यों का आयोजन इन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के व्याख्याता और प्रोफेसर को होता है। तो इन्हें समय समय पर किस समय क्या सेमिनार आयोजन करना है, ये बीएड एमएड पाठ्यक्रम को का प्रशिक्षण प्रदान करने के व्याख्याता और प्रोफेसर कहलाता है, ताकि इन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो छात्र छात्राएं होती हैं, तो इनको समय समय पर किस तरीके से सेमिनार का आयोजन करना है, किस तरह की कार्य गोष्ठियाँ करनी है, इन सभी का कैसे भाषण देना है, ये सभी इन कार्य इन प्रोफेसर और व्याख्याता द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है व्याख्याता स्कूल शिक्षा। व्याख्याता स्कूल शिक्षा यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में 9, 10 और 11, 12 के अध्यापक को कहा जाता है, जो व्याख्याता कहलाता है। तो इन्हें 9, 10 और 11, 12 में किस तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है, सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम का कैसा निर्धारण करना है, पाठ्यक्रम को किस शिक्षण विधियों द्वारा लागू करना है, ये सारा कार्य व्याख्याता स्कूल शिक्षा द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने विद्यालय शिक्षा के विशेष संदर्भ में राजस्थान राज्य में शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जाना। आज हमारी ये यूनिट यहीं समाप्त होती है।